हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर के भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन अच्छे से समझना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए और सिंपल माइक्रोस्कोप भी आपको आना चाहिए। तो जस्ट इसके पहले का वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको तो लिंक मिल जाएगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले आप वीडियो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये जो हमारा नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल हैं। वहाँ पर जा करके ये सारे नोट्स आप नोट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और मैं आपसे बोलूँगा कि नोट आप जा करके वेबसाइट से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो देखिए, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि एक सिंगल लेंस यूज़ हो रहा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पर दो कोएक्सियल लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर दो लेंसेज यूज़ किया जाता है। एक लेंसेज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को बोलते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से दिखा के समझाऊंगा। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझ लेते हैं, होता क्या है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज कोएक्सियली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ किया जाता है, जो दोनों लेंस एक ही एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, एक स्मॉल अपर्चर का होता है, एक लार्ज अपर्चर का होता है। उसके बारे में आगे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। The lenses nearer the objective is called the objective. The lens nearer to the object is called objective. यानी जो लेंस ऑब्जेक्ट के करीब होता है, यानी जिसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उस लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और जो लेंस हमारे आईज यानी आँख के करीब होता है उसको आईपीस बोलते हैं। द लेंस थ्रू विच द फाइनल व्यू इज कॉल्ड द आईपीस। यानी जिस लेंस से हम लोग अपने आँख से देखते हैं, यानी जो हमारे आँख के करीब होता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? आईपीस लेंस बोलते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फर्स्ट फोकल ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्ड इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड। यानी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। दिस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। और यही जो इमेज बना, ये आईपीस के लिए क्या करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकल एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस। और ये जो आपका इमेज जो बनता है वो आईपीस के फोकल और सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, ताकि ये जो बात मैं अभी सेंटेंस आपको बताया ये सारी का मतलब आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर देखिए दो लेंसेज का हम लोग बात कर रहे थे। एक लेंस आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा क्या? आईपीस है। ठीक है, ये देखिए स्मॉल अपर्चर का मतलब ये थोड़ा सा छोटा है साइज में और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आईपीस हमेशा बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव के सामने हमने ऑब्जेक्ट ए बी को रखा। ठीक है, अब यहाँ से दो रेज जाएंगी, एक रे पैरेलल जाएगा। तो आपको पता है कि कोई रे अगर पैरेलल आती है तो वो क्या होता है? फोकस से होकर के गुजरता है। तो इस ऑब्जेक्टिव का फोकस को हमने एफओ माना और आईपीस के फोकस को हमने क्या माना? एफई माना। तो अगर हम लोग इसके फोकल लेंथ के अंदर में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और दो रे पास करेंगे एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो सीधा सीधा निकल जाती है, और जो रे पैरेलल आती है वो क्या होती है? फोकस होकर निकलती है। तो ये दोनों रे जहाँ पर आपस में मीट कर रही हैं ए डैश पर, तो बी डैश ए डैश इस ए बी का एक क्या बना? इमेज बना। और ये इमेज देख सकते हैं आप, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। क्यों? देखिए ए बी यहाँ पर ए ऊपर है, बी नीचे, यहाँ पर ए नीचे है, बी ऊपर है। ठीक है, तो बी डैश ए डैश इसका इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड यानी साइज में थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर को हमने यूओ माना। यहाँ पर चूंकि दो लेंसेज यूज हो रहा है तो एक को हम लोग ने यूओ माना, तो एक को क्या हम लोग माना? यूई मानेंगे। यानी यूई का मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा लेकिन आईपीस के लिए रहेगा, और यूओ का मतलब बेटा ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। तो ओ का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव समझना है और ई का मतलब आईपीस समझना है। तो सिंपली हम लोग अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? वी हो गया। ठीक है, अब ये आपका जो बी डैश ए डैश इमेज बना, ये आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम था, यानी ये एक तरीके से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है।
ठीक है। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, ऑप्टिकल सेंटर से इसका बीच का इमेज हमने क्या माना, यू ही माना, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, तो अगर इसको हम लोग बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, एक रे हम लोग और निकालेंगे, ये दोनों रे आपस में जहाँ पर मिलेगा तो बी डैश ए डैश इसका फाइनल इमेज बना। अब देखिए ये मैग्नीफाइड बना और इरेक्ट बना, सीधा बना, क्योंकि देखिए बी पॉइंट दोनों ऊपर है और ए पॉइंट दोनों नीचे है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि इस लेंस के द्वारा आपका ये इमेज बना और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसकी वजह से जो फाइनल इमेज हमको बना वो क्या बना, बी डबल डैश ए डैश बना। ठीक है। अब कुछ चीज़ों को हमने लिखा है कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि ये डी पर बना, डी का मतलब यहाँ पर मिनिमम विजन डिस्टेंस है, जिसको आपको पता है, जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो इमेज बनेगा ए बी का बी डैश ए डैश, ये इसके फोकल लेंथ के अंदर में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो आईपीस जो लेंस होगा ये जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मेनली करना क्या, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। और आपको पता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, अगर हम लोग एंगल के बेसिस पर बात करें तो बीटा अपॉन अल्फा होता है। मैग्नीफाइंग एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल फॉर्म्ड एट इमेज अपॉन एंगल फॉर्म एट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें ए डैश बी डैश सी, तो अगर इस एंगल को अगर हम लोग बीटा मान लिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने का परपेंडिकुलर और 90 के सामने का हाइपोटेनस होता, तो जो बच गया वो बेस हो गया। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश में बात करें तो टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश। ठीक है। अब ए डैश बी डैश को हमने ए डैश बी डैश लिखा और इसको हमने क्या मान लिया है, यू ही मान लिया, तो इसकी जगह हमने यू ही मान लिया। और यहाँ पर पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको बताया था कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो उस कंडीशन में हम लोग टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने टेन बीटा को बीटा लिखा और इसको एज इट इज राइट कर लिया और इसको हमने मान लिया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास एंगल बीटा आ गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें पुट करेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करें, इस लेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, ये आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा, अब आपको दिख रहा होगा। एम का वैल्यू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ भी होता है और वी बाई यू भी होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो आप देख करके ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आप दो तीन तरीके से लिख सकते हो, एच आई अपॉन एच ओ भी होता है, वी बाई यू भी होता है और बीटा अपॉन अल्फा भी होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं तो उसको एमओ लिखेंगे, तो एम इज इक्वल टू वी बाई यू होता है। लेकिन यहाँ पर वी का काम कौन कर रहा है, देखो वीओ कर रहा है। डायग्राम में आप देखिए वी की जगह ऑब्जेक्टिव में हमने क्या लिखा, वीओ लिखा है, और यू की जगह क्या लिखा है, यूओ लिखा है। तो उसी तरीके से हम लोग वी की जगह वीओ लिखेंगे, यू की जगह यूओ लिखेंगे। अब यहाँ माइनस क्यों लग गया, क्योंकि आपको पता है कि जब लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस होता है तो उसको माइनस लिखते हैं, राइट वाले के लिए प्लस लिखते हैं, ऊपर वाले के लिए प्लस लिखते हैं, नीचे वाले के लिए माइनस लिखते हैं। तो ये सब आई थिंक आपको साइन कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू एच आई का मतलब इमेज ऑफ, यहाँ पर इमेज हाइट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना, तो इस तरीके से इमेज ए डैश बी डैश, लेकिन ये देखिए नीचे साइड है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए हम लोग उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस ए डैश बी डैश और अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, वी ओ इंटू ए बी अपॉन यू। तो इस तरीके से ए डैश बी डैश का वैल्यू हमारे पास फाइनल आ गया। ठीक है। अब ए डैश बी डैश का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर ए बी की जगह मैं एच ओ लिखा हूँ क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देखिए ए बी की जगह क्या मान लिया, एच ओ मान लिया है, यहाँ पर मैं एच ओ लिख दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ए डैश बी डैश का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही ए डैश बी डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास आगे क्या मिल रहा है, तो बच्चों देखिए अगर हम लोग ए डैश बी डैश का वैल्यू वहाँ से रखेंगे यहाँ पर, तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी ओ अपॉन यू ओ था, यहाँ पर ए डैश बी डैश था और ए डैश बी डैश की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू रख देंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैं आपको बता के भी रखा हूँ, आप देख सकते हो कि बीटा का वैल्यू आपके पास क्या ए डैश बी डैश अपॉन यू ही है, तो ए डैश बी डैश की जगह हमको क्या रखना, वी ओ अपॉन यू इंटू एच ओ रखना है। तो ये सेम मिल जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, नीचे आपका यू ही मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख करके रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब अगर हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हमको मेनली अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये मान के चले अल्फा इज द विजुअल एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव केप्ट एट डी, यानी अगर ऑब्जेक्टिव के सामने अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं और फाइनल इमेज अगर हमारा डी पर बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में देखें कि अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट माने और ये डिस्टेंस अगर डी माने, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा हो तो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग ये एज्यूम करके चलें कि tan अल्फा यानी अल्फा एंगल बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा की जगह अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फा लिखा और एच ओ अपॉन डी हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फा का भी वैल्यू है और बीटा का भी वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू रख करके हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। तो आपको पता है बेटा कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। तो बीटा का वैल्यू हमने बीटा के यहाँ से रख दिया, अल्फा का वैल्यू ये वाला हमने रख दिया। अब यहाँ पर एच ओ कट जाएगा और इसको अगर हम लोग एडजस्ट करें तो ये डी ऊपर चला जाएगा, तो वी ओ अपॉन यू इज इंटू डी अपॉन यू हो जाएगा, यू ही हो जाएगा, सॉरी। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ भी होता है और वी ओ अपॉन यू ओ भी होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वी ओ और यू ओ का मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए बात हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नीफिकेशन आ गया किसका, ऑब्जेक्टिव के लिए। और डी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इमेज डिस्टेंस है और ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये भी वही बात है, वी बाई यू ही है। तो लेकिन यहाँ पर यू ही यूज हो रहा है, तो मतलब ये किसके लिए आ गया, आपका आईपीस के लिए आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा नेट मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है वो एमओ इंटू एम ई, दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं लिख दिया हूँ, आप समझ सकते हो। एक चीज़ आपसे और पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों के डिस्टेंस को अगर आप निकाल लोगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को, तो उसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पर वी ओ और यू को आप ऐड कर सकते हो। आप डायग्राम के थ्रू मैं आपको रुके दिखा देता हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर लेंथ पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी ओ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू ही है। तो दोनों को आपस में क्या कर देना है, सिर्फ ऐड कर देना है। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना, न कि साइन के साथ, क्योंकि ये वाला प्लस लिखोगे आप, ये वाला माइनस लिखोगे। अगर एक प्लस एक माइनस ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस एक्चुअल नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग बात करें इन दोनों को मॉडुलस में लेकर के लिखे हैं, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ही आपको ऐड करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। चलिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग दो केसेस यहाँ पर लेंगे भाई, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, तो देखिए हमारा फार्मूला आ गया। लेकिन अब हम लोग दो केस लेंगे, एक रिलैक्स्ड आई के लिए और एक स्ट्रेस्ड आई के लिए, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने क्या लिखा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। किस केस में हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको पता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डी पर देखते हो, यानी 25 सेंटीमीटर अपने आई से दूरी पर देखते हो, तो आपको सबसे क्लियर और सबसे बड़ा इमेज दिखाई देता है। यानी सबसे मतलब आप बोल सकते हो कि लार्ज इमेज दिखाई देगा। उससे आप जैसे दूर जाओगे तो इमेज आपको छोटा दिखाई देने लगेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, फाइनल इमेज डी बाई आईपीस, यानी अगर आईपीस से फाइनल इमेज डी पर बने, जैसा कि डायग्राम में हम लोग शो किए थे, तो उस समय हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी हम लोग थिन लेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे थे। बस यहाँ पर वी, यू और एफ का वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग आईपीस के लिए यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो यू की जगह यू ही हो जाएगा, डायग्राम से आप देख सकते हो। लेकिन ये माइनस यू हो जाएगा क्योंकि यू क्या लेफ्ट है। वी की जगह माइनस डी हो जाएगा क्योंकि ये भी वैल्यू लेफ्ट है। और चूंकि आईपीस के लिए बात करें तो फोकल लेंथ एफ की जगह हम लोग एफ ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डायग्राम से देख करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कि यू की जगह आपको माइनस यू यूज़ करना है, वी की जगह माइनस डी यूज़ करना है और एफ की जगह एफ यूज़ करना है। अब ये वाला रिलेशन में अगर हम लोग देखें तो एफ की जगह आपको एफ ही यूज़ करना है, वी की जगह देखिए माइनस डी यूज़ करना है और यू की जगह माइनस यू यूज़ करना है। तो ये देखिए आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये इधर जाकर के भी प्लस हो जाएगा, यानी 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d आ जाएगा, ये जैसे कि मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ से आपको 1/u का वैल्यू मिल गया क्या, 1/f प्लस 1/d। और यही 1/u का वैल्यू देखिए हमको यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाया है ना, इसको रखना है। तो ये तीनों चीज़ें आपके सेम रहेंगी, 1/u, ये 1/u है ना, इसके जगह अभी हमने ये जो वैल्यू निकाला है बच्चों, ये वाला वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग वही करने वाले हैं, ध्यान से आप देखिए।
तो वही मैं लिखा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, अभी हमने जो निकाला उसको थर्ड माना था, तो वी ओ अपॉन यू इंटू डी को हमने सेम रखा और 1 अपॉन यू की जगह क्या रख दिया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो इस तरीके से मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जब डी पर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उस कंडीशन में वी ओ अपॉन यू इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। और ये सारे वैल्यूज आपको पता है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डी क्या है 25 सेंटीमीटर, और एफ ई क्या फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इस तरीके से मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आप निकाल सकते हो। अब चलिए हम लोग देखेंगे किस केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर रिलैक्स्ड आइज। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग मान के चल रहे हैं कि थोड़ा दूर रखा जाए तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि रिलैक्स्ड आइज से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पर मतलब हमारा इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, इनफाइनाइट पर बनना चाहिए। अगर इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा तो उस कंडीशन में हम लोग को आई से क्या रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। वैसे आप देख सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर होता है तो आप उसको बहुत आराम से देखते हो, भले आपको क्लियर ना दिखता हो लेकिन आप उसको बहुत आराम से देखते हो, आपकी आइज पर कोई भी जोर नहीं पड़ता है, यानी आपका आँख दर्द नहीं करता है। तो वही केस है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आइज से बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब रिलैक्स्ड आइज का बात करेंगे तो इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, इनफाइनाइट पर बनना चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर से यू का मतलब यू ही हो जाएगा, वी का मतलब अब इनफाइनाइट हो जाएगा और एफ की जगह एफ ही हो जाएगा। ये भी हम लोग आईपीस के लिए ही बात कर रहे हैं। तो फिर से अगर हम लोग लेंस फार्मूला यूज़ कर लें, थिन लेंस फार्मूला, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो एफ की जगह फिर से एफ ही और v की जगह क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना, और u की जगह माइनस v रखना है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 0 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट मीन्स 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आपको मिल गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन यू की जगह 1 अपॉन एफ रख लेंगे वहीं पर, ठीक है। तो फिर से देखिए अगर हम लोग वही इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर ये वाला वैल्यू पुट करें तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो 1 वी ओ अपॉन यू इंटू डी था और 1 अपॉन यू की जगह 1 अपॉन एफ नहीं, जहाँ पर यू था वहीं पर बस क्या रख देना, एफ रख देना है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एफ रख दिया। तो इस कंडीशन में जब इमेज आपका इनफाइनाइट पर बनेगा तो जो मैग्नीफिकेशन होगा बच्चों क्या होगा, वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन एफ होगा। तो इस तरीके से अब आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट हमको ये पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।